साथियों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं ललित व्यास पांडे और आज मैं मैथमेटिक्स की अगली क्लास लेकर के आया हूं। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में जो हम लोगों ने एक श्रृंखला स्टार्ट करी थी कि प्रीवियस क्वेश्चंस जो मिसलेनियस है बच्चों की डिमांड पर वो सॉल्व करवाएंगे। तो 2 कक्षाएं हमने मिसलेनियस में ज्योमेट्री की ली थी और आप सभी ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया था और आप सभी लोगों ने उस क्लास को अटेंड किया था। तो आज मैं जो क्लास लेकर के आया हूँ वो ज्योमेट्री का ही जो अगला सेगमेंट होता है जिसको क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन कहते हैं। मेंसुरेशन क्या है? तो ये जो मेंसुरेशन का चैप्टर है, मेंसुरेशन का चैप्टर जब ज्योमेट्री 2D से 3D में एंटर करती है, त्रिविमीय संरचनाओं को हम लोग पढ़ने लगते हैं तो उसे मेंसुरेशन कहा जाने लगता है। तो मेंसुरेशन में कुछ संरचनाएं होती हैं जैसे घन होता है, घनाभ होता है, बेलन होता है, शंकु होता है, फ्रस्ट्रम होता है, फ्रस्ट्रम यानी कि छिन्नक, गोला होता है, स्फीयर होता है। तो ये हमारे क्षेत्रमिति संरचना के अंतर्गत आते हैं। उन्हीं से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस व्यापम ने आपसे इससे पहले पूछे हैं तो मैं चाहता हूं कि उसको भी एक बार आपके सामने रखूं, जिससे होने वाली जो परीक्षा है, फिलहाल पटवारी की परीक्षा आपके सामने खड़ी है, कल से पटवारी की परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। वे सभी छात्र जो पटवारी की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, मेरी ओर से उनको बहुत शुभकामनाएं हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। और ये रात भारी और ये आखिरी रात है, इस प्रकार के डायलॉग से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। कोई ज़िंदगी का ये आखिरी इम्तहान नहीं है ना। अभी ज़िंदगी में बहुत सारे इम्तहान होने बाकी हैं और आपके एक परीक्षा से ना तो आपकी योग्यता का चयन होता है और ना ही आपकी सफलता और असफलता का निर्धारण होता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी एक परीक्षा के कटघरे से आपका ये निर्धारित नहीं किया जाएगा कि आप सफल हैं कि असफल हैं। आप परीक्षा दे रहे हैं, पूरी जद्दोजहद, पूरे सामर्थ्य के साथ परीक्षा दीजिए, पूरी ईमानदारी के साथ इम्तहान दीजिए, सारे प्रश्नों को हल करिए, एक भी प्रश्न छोड़ करके नहीं आना है। जिस प्रकार से मैंने पटवारी परीक्षा की रणनीति बताई थी वैसे ही आपको हल करके आना है और रिलैक्स रहना है। और जिसकी जो स्ट्रैटेजी है ना, 6-7 घंटे की नींद लेनी है आपको, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ देना है ना। मैं देख रहा हूँ कई एनालिटिकल लोग कह रहे हैं कि एक दिन पहले पढ़ना छोड़ दो, मूवियाँ देखने लग जाओ, इससे डिस्ट्रैक्शन आएगा, है ना। आपको एकदम रिलैक्स भी नहीं हो जाना है, हल्का सा थोड़ा सा उसके विषय में सोचते भी रहना है ना। कि एकदम आपको रिलैक्स बोल दिया तो आपने पूरी तरह से अपने दिमाग को ब्लैंक कर दिया, है ना। एक दिन पहले रात में पढ़िए और सुबह जाने से पहले अध्ययन करके थोड़ा बहुत जैसे मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं उनको देख लिया, कुछ कंप्यूटर लैंग्वेजेस के मोटे मोटे जो फुल फॉर्म वगैरह होते हैं, डेज होते हैं, कौन सा दिवस कब पड़ता है, ऐसे कुछ मोटी मोटी आप सरसरी निगाहों से देख करके आप लोग जाइएगा। ऐसा नहीं कि एकदम से किताब बाइंड अप करके रख दें, है ना, कि 6 महीने से नहीं पढ़ा तो अभी क्या पढ़ोगे। इस वक्त क्या है, 6 सेंस ओपन हो जाती हैं। तो जो काम 6 साल में नहीं किया वो काम 6 घंटे में हो जाता है। आई बात समझ में? तो इसलिए बहुत ज़्यादा इन तमाम चक्करों में नहीं पढ़ना है। आपकी जो अपनी एक्चुअल रणनीति है उसके हिसाब से आपको काम करना है और जा करके एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम ना पूरे कूल माइंड से देना है। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। जिन प्रश्नों का जवाब आपको फंस रहे हों मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में, उन प्रश्नों में बहुत ज़्यादा समय ख़राब नहीं करना है। आंसर टिक करना और फ्लैग लगाना है। जब लास्ट में समय रहेगा तो आकर के अपन उनको एक बार फिर से देखेंगे। तो एक बार फिर आप सभी को परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिसका जब परीक्षा, हाँ एक और चीज़ जाते जाते क्लास स्टार्ट करते करते मैं बता दूं कि जो 200 नंबर की परीक्षा है आम तौर पर उसमें 4 से 6 या 10 नंबर के ऐसे प्रश्न होते ही होते हैं जो काफ़ी जटिल होते हैं, वो जानबूझकर डाले जाते हैं। 3, 4, 5 सवाल, 8 सवाल गलत भी होंगे। तो इन 10-20 प्रश्नों के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं फैलाना है ना, कि आउट ऑफ सिलेबस आया था या कुछ भी पूछ रहा है। वो 2-4 प्रश्नों का जो हवा उड़ाते हैं हम लोग, वो हवा उड़ाना अपन को बंद करना है। अगर 20 प्रश्न इस प्रकार के हैं भी तो 180 नंबर होते हैं। 180 नंबर तो आप लेकर के आइए, 160 के आसपास नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 20-30 प्रश्न जो इस प्रकार के हैं तो उसको लेकर के ना तो अपने दिमाग में कोई मलाल रखना है ना पैनिक तैयार करना है। तो पहले से माइंडसेट बना के जाइएगा कि 10-20 सवाल हमें ऐसे मिलने ही वाले हैं हर विषय में मिला करके। क्लियर है? तो आपको रिलैक्स रहना है, बहुत ज़्यादा 3-5 में नहीं फंसना है। और जिनका एग्ज़ाम बाद में होना है वो कूल हो करके
आप लोग जो पेपर एनालिसिस है वो देखिएगा, लेकिन उस पर डिपेंडेंट मत हो जाइएगा। जो पूछा जा चुका है वही पूछा जाएगा, इस चक्कर में आपका परीक्षा खराब हो जाती है ना। तो इसीलिए आपको पेपर एनालिसिस देखना चाहिए, एटलीस्ट आपको पैटर्न का पता चलता है, क्वेश्चंस के डेप्थ का पता चलता है और रणनीति का पता चलता है। तो उस स्ट्रैटेजी के लिए आपको पेपर एनालिसिस देखना चाहिए और सभी बच्चे देखें और जिसकी मर्जी उसकी देखें, लेकिन सुने सबकी, करें खुद की। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, कोई गलत नहीं है। हर कोई जो इस प्लेटफॉर्म पर आया है वो आपको कुछ ना कुछ बताने के लिए, अपने तरफ से बेस्ट देने के लिए आया है ना। तो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ एक कहने का मतलब है कि इस पूरी अंधी दौड़ में हमें खुद चौकन्ने रहने की ज़रूरत है, हमें खुद अपना निर्णय लेने की ज़रूरत है ना। तो इसलिए सुने सबकी, करें खुद की। आप खुद समझदार हैं, आप अपना एनालिसिस स्वयं कर सकते हैं, लेकिन आप उस चीज के लिए पहले से मेंटली रेडी रहें कि अगर परीक्षा हमारी किसी कारण से कम नंबरों में जाती है तो उसको हम असफल होना नहीं कहते, हम दोबारा तैयार करेंगे, बार बार हम उसको तैयार करते रहेंगे। तो परीक्षा देने के बाद जो गलत निर्णय बच्चे लेते हैं उनसे आपको बचना है, उनको सहेजना है, उनको संभालना है। और किसी को भी जो आपके मित्र हैं वो बहुत बड़ा बनता था पढ़ने में, उसके नंबर इतने ही आए, और पेरेंट्स को भी मैं बताना चाहूँगा, पेरेंट्स तक ही मेरी बात जरूर पहुँचाएं कि किसी भी बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। कोई ना तो अंतिम रात है, ना ही तो कोई युद्ध की रात है। हमें एग्ज़ाम देने जाना है, हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, है ना, कोई लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे। आई बात समझ में कि आओ तो आओ, नहीं तो शहीद हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आया, हमारी रेंज में आया तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे, हमारी रेंज में नहीं आया तो हम अगली बार सेलेक्ट होंगे। हमारे सामने बहुत सारे विकल्प हैं, पैटर्न यही है, कोर्स यही है और सिलेबस यही है। क्लियर? तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम इस विषय में आपको डिस्क्राइब करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये है, यदि घन की सतह का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है तब इसका आयतन क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो एक क्यूब होता है, घन होता है, वो 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बनता है। यानी उसकी सभी सतहें कैसी होती हैं बेटा? सभी सतहें स्क्वायर टाइप की होती हैं, वर्गाकार सतहों से मिलकर बनता है। इस प्रकार से घन का निर्माण होता है। क्लियर है? इस प्रकार से ये घन होता है। तो इसकी सारी सतहें चूंकि क्या होती हैं बेटा? वर्गाकार होती हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है? प्रत्येक, ये देखिए, यदि घन की सतह का क्षेत्रफल, घन की सतह यानी इसका क्षेत्रफल, और इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ए होती है। तो आपने पढ़ा है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी दी है अपन को दी है 64। तो जाहिर सी बात है ए का मान कितना हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। क्लियर है? ए आ गया। अब क्या पूछा है? तब इसका जो आयतन यानी वॉल्यूम घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात करें। तो इसका जो आयतन होता है वो होता है ए का क्यूब, और ए का क्यूब यानी कि 8 का क्यूब करेंगे। 8 का क्यूब आपको याद होना चाहिए 512 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? तो आपको इनकी बेसिक जानकारी अगर होगी तो ये प्रश्न आप आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो जो आपका कोर्स होगा, एडवांस मैथ्स का कोर्स होगा, उसमें घन, घनाभ, शंकु, बेलन कैसे बनते हैं, ये फॉर्मूले कैसे क्रिएट किए जाते हैं, है ना, इन फॉर्मूलों की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे फॉर्मूले याद किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको उस क्लास में डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल वो फॉर्मूले जितने भी इस्तेमाल होंगे वो मैं आपको यहाँ बताता चलूँगा और उससे जुड़ी हुई ऐसी जानकारियां जरूर देता चलूंगा जिससे आप ये क्वेश्चन हल कर लें। पर बहुत डिटेल में, वास्ट में पढ़ना होगा तो अपन को एडवांस मैथ की क्लास को ज्वाइन करना होगा। क्लियर है? तो आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका जो दूसरा सवाल है वो ये है, एक शंकु, ध्यान दीजिएगा, शंकु यानी कोण, स्तंभ स्थूल, ये शब्द व्यापम ने लेबर इंस्पेक्टर के परीक्षा में इस्तेमाल किया था। स्तंभ स्थूल, स्तंभ स्थूल का मतलब है कटा हुआ शंकु,
और कटे हुए शंकु को हम लोग फ्रस्ट्रम कहते हैं, छिन्नक कहते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम वाले इस शब्द को देख लेना भली भांति। शंकु के स्तंभ स्थूण, स्तंभ स्थूण का मतलब है कि उसका कटा हुआ हिस्सा। पहले शंकु देखिए क्या होता है। ये होता है आपका कोन। ये क्या होता है बेटा? कोन होता है। ये नीचे का जो बेस है वो सर्कुलर होता है, ये इसकी हाइट होती है, और ये इसका क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट होती है, ये रेडियस होता है। क्लियर है? अगर इस शंकु को हम यहां से काट देते हैं, इतना हम काट देते हैं, तो जो आइसक्रीम आप खाते हो, आइसक्रीम खाते हो और आइसक्रीम का निचला हिस्सा आप काट देते हो, जो हिस्सा बचता है, घर में बाल्टियां होती हैं, ग्लास होते हैं, वो सब क्या होते हैं? स्तंभ स्थूण या छिन्नक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? स्तंभ स्थूण या छिन्नक होते हैं। छिन्नक। छिन्नक होते हैं या फ्रस्ट्रम होते हैं। क्लियर है? अब देखिए इस हिस्से को अगर हम काट दें, इस हिस्से को अगर हम काट दें तो ये पूरा ही सिलेक्ट हो रहा है। इतने हिस्से को अगर हम काट दें, ठीक है, तो ये बचेगी आकृति। इसी को क्या कहा जाता है बेटा? इसी को कहा जाता है छिन्नक। है ये आपका छिन्नक हो गया। अंदर वाली जो आकृति है वो छिन्नक है। अब क्या कहता है? इसकी तिर्यक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी स्लैंट हाइट, ये वाली हाइट कितनी है? ये है 8 सेंटीमीटर है। इसके वृत्तीय आधारों के परिमाप क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। ये 20 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर, यानी छोटा वाला 12 और बड़ा वाला 20 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो जो बेस होते हैं, चाहे ये वाला बेस हो चाहे ऊपर वाला बेस हो, ये बेटा सर्कुलर होते हैं, वृत्तीय होते हैं। और परिमाप का मतलब परिधि होता है, सरकमफेरेंस होता है। ध्यान रखिएगा, परिमाप का मतलब क्या होता है? परिधि या सरकमफेरेंस होता है। अब इन शब्दों को मैं बार बार आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जाम में ऐसे प्रश्न इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसको बड़े वाले को R1 मान लूं और छोटे वाले को R2 मान लूं, तो यहां से मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। आपको पता है क्या होता है? होता है परिधि बराबर 2 पाई R1 इक्वल्स टू, ये कितना है? 20 है। कितना है? 20 है। तो 2 से विभाजित हो जाएगा, कितनी बार हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। तो R1 इक्वल्स टू 10 बटे पाई। R1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? 10 बटे पाई हो जाएगा। बात बराबर है। अब देखिए यहां पर भी हम लगा दें तो क्या लगाएंगे? 2 पाई R2 इक्वल्स टू 12। तो यहां से 2 से कितनी बार? 6 बार चला जाएगा। तो R2 बराबर कितना मिल जाएगा? 6 बटे पाई। यहां तक क्लियर हो गई बात बेटा? अब हमसे पूछा है इस स्तंभ स्थूल मतलब छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ मतलब कर्व सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। तो छिन्नक का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है, छिन्नक का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई L। पाई R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई बाई L होता है। L यानी स्लैंट हाइट होती है,
एल यानी कि क्या होती है, एल यानी स्लैंट हाइट होती है, और मेरा ख्याल है स्लैंट हाइट दिया है, ये देखिए तिरछी ऊंचाई कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास R1 भी है, आपके पास R2 भी है, आपके पास L भी है, आप इसे कहीं पर सबमिट कर दीजिए, यहाँ पर सबमिट कर देते हैं अपन, है ना, जहाँ पे जगह है। तो पहले लिया अपन ने पाई लिया, पाई के बाद R1 कितना आया, R1 आया 10/पाई प्लस 6/पाई मल्टीप्लाई बाय आपका L यानी कितना है बेटा, L है अपना 8। तो आप जानते हैं कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पाई एलसीएम आ जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो पाई से पाई अपन डायरेक्ट काट सकते हैं, पाई से पाई काट दिया, कितना हो गया ये 10 + 6 16, 16 × 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कर्व सरफेस एरिया आ गया, है ना। कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया बेटा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया कि ये दोनों वृत्ति बेस होते हैं, इनके जो आधार होते हैं वो क्या होते हैं, वृत्ति होते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr1, तो यहाँ से r1 निकल गया, यहाँ से 2πr2 कर दिया तो r2 निकल गया। और हम जानते हैं कि छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πr1 + r2 × L यानी तिरछी ऊंचाई दी थी, फॉर्मूले पे अपन ने इसको रख दिया, हमारा आंसर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्षेत्रफल जहां जहां होगा वहां वहां जो आपका आंसर आएगा वो स्क्वायर में आएगा, और जहां जहां आयतन होगा वहां वहां जो आपका आंसर है वो क्यूब में आएगा। डन, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक खोखले धातु के बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। ध्यान रखिए, एक शब्द कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ। तो कुछ नाम हमने बचपन में याद कर रखे हैं, तो हमें लगता है जब उस नाम से पूछा जाएगा तभी हम जवाब देंगे। तो ध्यान रखिएगा, आजकल परिवर्तन हो चुका है, बहुत सारे नामों से पूछा जाता है, तो उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। कुल यानी टोटल यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, जो कि दोनों किनारों पर खुलता है। इसकी बाह्यतम त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है यानी बड़ी वाली रेडियस, और जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है। बेलन में धातु की मोटाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले ना आपको इसकी संरचना पता होनी चाहिए। जैसे मैंने एक बेलन बनाया, ये बेलन बनाया, बेलन यानी कि सिलेंडर का जो दोनों हिस्सा है वो खुला है, ओपन है। तो इस वाले बेलन की जो बाह्य दीवार तक की दूरी है, यानी यही अपना क्या है, R1 है। R1 यानी कि बड़ी वाली त्रिज्या, है ना। और R1 अपन को वो दे रखे हैं, कितनी दे रखे हैं बेटा, R1 दे रखे हैं बाह्यतम त्रिज्या यानी कि बाहर तक 6 सेंटीमीटर दे रखा है उन्होंने। कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। डन हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई एक पाइप है, अगर आपके पास कोई एक पाइप है, मैं सर्च करूं, शायद मेरे पास पाइप हो, ओके, मैं बॉटल से आपको समझाने की कोशिश करूं, आप मेरा भाव समझिएगा कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। ये मान के चलो कि पूरा का पूरा बॉटल आपका सिलेंड्रिक है, दिख नहीं रहा सिलेंड्रिक, लेकिन मान के चलिए। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि आप इसको बाहर से पेंट कर दें, बाहर से पेंट करने के बाद इसकी जो ये दीवारें हैं यहाँ पर भी पेंट कर दें,
साथ में आप अंदर भी पेंट कर दें, खोखला बेलन है, यानी ओवरऑल जहां जहां आप पेंट कर सकें, ये हो गया उसका संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर यह पूरी तरह से ठोस होता तो एक कवर यहां से लगाते और एक कवर यहां से लगाते। तो ये कवर खोखले बेलन में नहीं लगता है। खोखले बेलन में क्योंकि सिर्फ दीवार की मोटाई, ये जो दीवार की मोटाई आप देख पा रहे हैं, ये चूंकि बहुत कम मोटा है, इसकी मोटाई अगर होती तो आप कह सकते यहाँ पर भी पेंट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो बेलन है वो वृत्ताकार होता है। बेलन क्या होता है? वृत्ताकार। तो अगर इस सतह की मोटाई हमें निकालनी है तो उसके लिए क्या ज़रूरी होगा कि हमें ये पूरा पता हो। तो पूरा आर है, उसमें छोटा वाला आर माइनस कर दें तो हमें इसकी मोटाई मिल जाएगी। अब मैं डायग्राम के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको जोड़ देता हूं तो ये हाइट कहलाता है, ऊंचाई कहलाता है। अब मान के चलो कि इतनी मोटी दीवार है हमारी, ये हमारी इतनी मोटी दीवार है, जाहिर सी बात है ये यहां कवर होगी, ठीक है। तो ये कवर हो गई, कवर हो गई, आप देख पा रहे हैं ये कवर हो गई, ठीक है। तो इसकी मोटाई वो हमसे पूछना चाह रहे हैं। डन। ये हो गया अपना R1, ये छोटी वाली त्रिज्या हो गई R2, ये हो गई अपनी R2, और ये जब हम R1 में से R2 घटा देंगे तो ये दीवार की मोटाई हो जाएगी, हमारे पाइप की मोटाई हो जाएगी। इसी के बारे में लड़ाई है, धातु की मोटाई हमें ज्ञात करना है। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया गया है वो मालूम होना चाहिए। तो जो खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ लार्ज सिलेंडर, बड़े वाले बेलन का कर्व सरफेस एरिया, तो वो होगा बेटा 2 पाई R1H, 2 पाई R1H होगा। क्लियर है? अब दूसरे वाले का भी 2 पाई R2H। अब बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो वो होगा पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। और इत्तेफाक से ये काम ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। तो ये फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं मैं, ट्राई कर रहा हूं कि आपको खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का मैं फॉर्मूला बनाना सिखा, क्योंकि ये याद नहीं होते, याद किए ही नहीं जा सकते। यहां से पाई भी अपन कॉमन ले लेंगे, पाई भी कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, जब पाई भी कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ये कितना था? 2 पाई R1H प्लस 2 पाई R2H, यहां से भी 2 पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो हर जगह 2 पाई है, हर जगह 2 पाई है, तो हर जगह से 2 पाई निकाल लीजिए बाहर। तो 2 पाई, यहां क्या बचा? R1H प्लस यहां क्या बचा बेटा? यहां बचा R2H, यहां क्या बचा? प्लस
R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है 200 पाई इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 200 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाना है और 2 से कितनी बार, 2 से ये 100 बार कैंसिल हो जाना है। और हमारे पास मुझे लगता है यहां पर देखिए जरा, ऊंचाई भी है 8 सेंटीमीटर और बड़ी वाली त्रिज्या भी है 6 सेंटीमीटर, है ना। तो R1 हो गया 6 और H हो गया 8, तो ये हो गया 48 प्लस R2 नहीं पता है अपन को, R2 को अपन मान लेते हैं X, लेकिन H तो पता है। H कितना है बेटा, H अपने पास है 8 सेंटीमीटर, ये 8x हो गया, क्लियर है। प्लस R1 का स्क्वायर यानी 36 माइनस R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर मालूम नहीं है, वो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर इक्वल्स टू 100। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब ये देखिए 48 में 36 एड ऑन हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहां से 36 और 48 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का, यहां से देखिए 48 और 36 यहां से जुड़ जाएंगे और उधर जाकर के 100 से वो घट जाएंगे, ठीक है। तो 8 और 6 14 और 4 और 3 7 और 1 8, ये 84 है। 84 उधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो कितना लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहां देखिए कितना हो गया, ये वाला माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहां 8x और ये 84 उधर गया था तो 16 हो गया है, 100 में 84 घटेगा तो 16 हो गया, जब इधर आएगा तो माइनस के हो जाएगा, माइनस के 16 बराबर 0। अब ये आपका एक वर्ग समीकरण बन गया। -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, जब -1 का पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और यहां से हो जाएगा प्लस का 16 इक्वल्स टू 0। अब ये वर्ग समीकरण हल करने की विधि तो पता है, दो ऐसी संख्या ढूंढिए जिनका मल्टीप्लाई प्लस का 16 हो, जोड़ने और घटाने पर माइनस का 8 हो। तो 4 और 4 8, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। पेयरिंग कर देंगे तो यहां से x माइनस 4 होगा और x का मान यहां से कितना निकल जाएगा बेटा, x बराबर 4 निकल जाएगा। क्लियर है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x का मान 4 हो जाएगा। और ये x किसको माना था हम लोगों ने, x माना था छोटी वाली रेडियस को, x किसको माना था, छोटी वाली रेडियस को। अब हमें चाहिए क्या, हमें तो ये चाहिए ना भाई, यही तो होती है क्या, दीवार की मोटाई। तो बड़ा वाला कितना था 6 में छोटा वाला कितना मिल गया 4 घटाया, अपना आंसर कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। क्लियर है, यहां पर कहीं 2 सेंटीमीटर है, डी ऑप्शन हो गया। तो इसमें जो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है वो इसका फॉर्मूला याद रख पाना, फॉर्मूला क्रिएट करना। तो जब हम लोग अपनी मेन क्लास में होंगे तो आपको फॉर्मूला, चूंकि यहाँ वक्त इसलिए लग रहा है कि मुझे डायग्राम भी बनाना पड़ रहा है और फॉर्मूला भी क्रिएट करना सिखाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्या होंगी, ये सेट हो जाएंगी। और एक एक करके, अब देखिए इसमें 2 कॉन्सेप्ट हैं। एक तो आपने संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला बनाया, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला जब बना रहे थे तो वक्र पृष्ठ ऑटोमेटिक आ गया। ध्यान रखिएगा, संपूर्ण पृष्ठ बराबर वक्र पृष्ठ प्लस वृत्त का क्षेत्रफल होता है। लेकिन जब खोखले बेलन की बात होती तो पूरा वृत्त यूज ही नहीं होता, तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसमें जुड़ जाता है। ये देखिए, ये है बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ये है छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों ये प्रक्रिया होती है तो 2 बार होता है। अब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला क्रिएट हो गया यहां से लेकर के यहां तक। या तो ये फॉर्मूला रट लीजिए, और रट लोगे तो भूल जाओगे आप 10 दिन में, कॉन्सेप्ट समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे,
ठीक है। तो इसकी क्लास जब हम लोग लेंगे तो पूरी की पूरी डिटेल में उस दिन केवल और केवल खोखला बेलन ही पढ़ाएंगे। एक पूरी क्लास में केवल खोखला बेलन रहेगा और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया देखिए, एक शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर एवं तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात करें। एक शंकु की ऊंचाई भी दे दी है और तिर्यक ऊंचाई भी दे दी है। दिक्कत इसमें जानते हैं क्या है? दिक्कत इसमें आर नहीं पता है आपको, और आर क्यों जरूरी है ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा, आर इसलिए जरूरी है, ये होता है आपका शंकु, ये होती है ऊंचाई और ये होती है आपकी रेडियस। ये रेडियस है, ये ऊंचाई है, और ये तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट होती है बेटा। अब ये समझिएगा कि ये जो शंकु है, इस शंकु का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम, वो होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। एल नहीं होता, आयतन में एल नहीं होता, लेकिन चूंकि यहां बनता है राइट एंगल ट्रायंगल तो लगता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम लोग क्या निकाल पाएंगे? हम लोग आर निकाल पाएंगे। तो आर का स्क्वायर बराबर, जाहिर सी बात है, एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। एल कितना है भाई? 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 माइनस एच का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना है? 49। तो आर का स्क्वायर बराबर कितना होता है? 100 में जब 49 जाता है तो 51 आता है। कितना आता है बेटा? 51 आता है। क्लियर हो गया। अब यहां बहुत से बच्चे क्या गलती करेंगे कि पूरा आर वो निकालने चले जाएंगे और वैल्यू चली जाएगी अंडर रूट में, फंस जाएंगे। आप जरा देखिए, जब मैंने ये फॉर्मूला लिखा तो क्या सिंगल आर यूज किया गया है? नहीं किया गया है, आर स्क्वायर के फॉर्म में ही है ना। तो क्यों ना हम सीधे स्क्वायर के फॉर्म को ही यहां पुट आउट कर लें, तो हमारा काम सरल हो जाएगा। तो 1/3 क्या पाई के फॉर्म में आंसर है? नहीं है। 22/7 इंटू आर का स्क्वायर दिया है 50। अब इसको दोबारा 51 इंटू 51 करने की गलती मत करना, बाय डिफॉल्ट ये आर स्क्वायर है, इंटू एच। एच कितना है अपना? एच कितना है अपना? 7 है। तो यहां अपन ने देखा कि 7 ने 7 को कर दिया फिनिश और 3 ने इसको कर दिया 17 बार। अब ये 17 इंटू 2 34 और 34 और 3 होता है 37। 374 ढूंढ लो, 374 यूनिट क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। तो ये छोटी छोटी मगर बहुत मोटी बातें हैं, सवाल बहुत जरा सा है, लेकिन इसने आर ने ना यहाँ कई बच्चों को कंफ्यूज कर दिया, आर डिस्टर्ब कर दिया। तो धीरे धीरे आप धीरे धीरे मैनेज करना। देखिए, आपको मैथ कितनी आती है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथ्स को आप मैनेज कितने बढ़िया तरीके से करते हैं। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल सीधे सीधे नहीं आ रहे हैं, वे सारे क्वेश्चन एनालिटिकल बेस्ड आ रहे हैं। यानी वो ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में आपने अध्ययन ठीक तरीके से किया है अथवा ठीक तरीके से नहीं किया है। तो ट्रिक्स, उड़ती उड़ती चीजें, इनमें से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको बेसिक फाउंडेशन जो आपका है वो बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, पूरी तरह से स्ट्रांग होना चाहिए। तो फाउंडेशन बैच भी मैंने रिलीज कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। हमारा वी विल टू एजुकेट द वर्ल्ड नाम से एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करिए और कल से फाउंडेशन बैच ज्वाइन करिए। मैथ के बेसिक्स उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। जिन बच्चों के एग्जाम्स हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, अगले एग्जाम की तैयारी के लिए फाउंडेशन बैच में शिफ्ट हो जाओ। सारी चीजें ए से लेकर के जेड तक पढ़ा रहा हूं मैं, और ऐसा पढ़ा रहा हूं कि एक बार आपने मैथ्स का कोर्स कर लिया ना कंप्लीट, एज इट इज डिजिट के साथ क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे, एज इट इज डिजिट के साथ ही मान के चलिए। ये सारे क्वेश्चन हमने पढ़ा रखे। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका ये क्वेश्चन है, वक्त लगेगा, लग जाने दो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप लोग ठहर के ही तो नहीं पढ़ते हैं। एक 18 मीटर लंबी, 10 मीटर ऊंची और 80 सेंटीमीटर, गड़बड़ी यहां पे पता है क्या कर दी उसने गड़बड़ी ये कर दी कि ये यूनिट दे दी मीटर में, लेकिन इसको दे दिया सेंटीमीटर में। तो जब कभी भी छोटी यूनिट में कोई वैल्यू आ जाए तो सबको दबा के आप छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर देना। तो मीटर वालों को सब में 100 का गुणा लगाते जाना तो वो भी सेंटीमीटर में बदल जाएंगे।
यूनिट कन्वर्जन क्या होता है, मैं जैसे बताया ना ट्रिपलेट की एक क्लास लूंगा, यूनिट कन्वर्जन। अब ये सारी क्लासें आपको ना बेसिक नीड है आपकी, ये नहीं पता तो इन प्रश्नों में आप बहुत ज्यादा तैरोगे, परेशान हो जाओगे। क्लियर है? तो आइए हम लोग, सेंटीमीटर है, ज्यादा बड़ी बात नहीं, बचपन से पढ़ते हो कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। जब कभी भी आकृतियों की संख्या पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा, छोटी आकृतियों की संख्या बराबर बड़ी आकृति का आयतन डिवाइड बाई छोटी आकृति का आयतन, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है। ईंटों की संख्या पूछी है ना, तो दीवार का आयतन, और दीवार कैसी होती है, दीवार होती है साहब घनाभ के आकार की, क्यूबाइट के आकार की, और उसका आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ईंट भी घनाभ होती है, उसका भी आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्लियर? तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ईंट की संख्या निकालेंगे। तो ईंट की संख्या बराबर ईंटों की संख्या इक्वल्स टू दीवार का आयतन, दीवार का आयतन डिवाइड बाई ईंट का आयतन, ईंट का आयतन। शुरू हो जाओ। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जो मोटाई है वो ऊंचाई का काम करेगी। 18 मीटर है तो इसको 1800 कर दो, सेंटीमीटर में बदल गया। 10 मीटर है 1000 कर दो, सेंटीमीटर में बदल गया। 80 बाय डिफॉल्ट सेंटीमीटर में है ही, डिवाइड बाई ईंट के पास आ जाओ। ईंट सब सेंटीमीटर में है, 25 10 10, 25 10 और 10। क्लियर है? अब दिक्कत यह है कि दीवार में सारी की सारी ईंटें नहीं लगी हैं। 20% जो है वो आपका क्या लगा है, सीमेंट वगैरह लगा हुआ है, गारा यानी सीमेंट और बालू। तो या तो आप फ्रैक्शन कर लो, 20% का 1/5 है, गया तो 4/5 हो गया, फ्रैक्शन यूज कर लो यहाँ। या आप क्या कर लो, 20% गया तो कितने परसेंट बचा, 80% बचा। आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं। दोनों तरीकों से कर सकते हैं। कॉन्शियस नहीं होना, अरे फ्रैक्शन नहीं किया तो कुछ बिगड़ गया आपका, आपकी जड़ें हिल गई। ये जड़ें हिला हिला के लोगों ने बर्बाद कर दिया आपको। आप कॉन्सेप्चुअल बनिए, 80/100 करो या 4/5 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही होता है। यहाँ सॉल्व करने में और सरलता होगी। जैसे ये देखो, 00 से ये 00 फिनिश करने में सरलता हो गई। सिंगल ये 00 है और ये 00 से ये 00 करने में हमें सरलता हो गई। अब ये 25 से ये 4 का 0 हो गया, खत्म हो गया पूरा सवाल। अब यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, सबसे पहले तो क्या 0 आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं हमारे पास, सारे के सारे 0 हमने खत्म कर दिए, एक 0 हमारे पास बचा है, यानी लास्ट में एक 0 ही आएगा। तो लास्ट में एक 0 कब आता है, लास्ट में ना तो यहाँ एक 0 है ना तो यहाँ एक 0 है, इस वाले ऑप्शन में है और इस वाले ऑप्शन में है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके। 8 × 8 64, 8 × 8 कितना हो गया, 64, और 18 × 4, 18 चौके 72। ध्यान रखिएगा, एक 0 बाद में लगा देंगे। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 7 चौके 28, 28 12 40, 40 का 0 बचा कितना, 4, 7 छंग 42, 42 और 4 46 और लगा दिया 0। बाकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपके हिसाब से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, दोबारा 18 चौके 72, 8 × 8 64, 1800 था अपने पास, 1800 था, 10 का 1000, 10 × 100 मीटर की बात है। 80 सेंटीमीटर 80 हो गया, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ये मेजरमेंट हो गया और 80/100 हो गया। तो ये 00 से हम लोगों ने पहले ये 00 कैंसिल कर दिया, फिर इस 00 से हमने सिंगल और सिंगल ये खत्म कर दिया और 25 चौके 100 और एक 0 बचा लिया। 64 × 72, 4 दूनी 8 खत्म, 6 दूनी 12, 7 चौके 28, 12 और 28 40 हो गया, 40 का 0, 7 छंग 42, 42 और 4 46, इतनी
46,080 ईंटों की आवश्यकता पड़ने वाली है। कितने ईंटों की आवश्यकता पड़ने वाली है? 46,080 ईंटों की आवश्यकता पड़ने वाली है। क्लियर हो गया? डन। तो इस प्रकार से जब कभी भी आपको छोटी आकृतियों की संख्या पूछी जाए तो बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति के आयतन को क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। आप सभी लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही? मैंने आज देखने की कोशिश भी नहीं करी कितने लोग जुड़े हुए हैं। आवश्यकता पड़ने वाली है। क्लियर हो गया? डन। संतोष कुमार जी हैं, ओके। चलिए, अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक ये फायदा पहुंच सके। कैलकुलेशन एक बार आप अपने हिसाब से देखते जाइएगा, मैं कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा। हो सकता है कुछ मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में मैं मिस्टेक कर सकता हूं, आपको नहीं करना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है ये। एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या, जिसकी ऊंचाई, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई, बेलन है, सिलेंडर है, आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, से समान ऊंचाई एवं समान आधार का एक लंबवृत्तीय शंकु निकाला जाता है। शेष ठोस का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात करें। एक बेलन है यार, और इस बेलन से क्या निकाल दिया? इस बेलन से उसी त्रिज्या का और उसी ऊंचाई का, क्या लिखा है? समान ऊंचाई एवं समान आधार का एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु निकाला जाता है। ये आपका बेलन है, ये आपका बेलन है, ये बेलन हो गया, ये ऊंचाई है, ये रेडियस है आपका। क्लियर हो गई बात? और यहीं से उसने कहा कि यही पूरा का पूरा ये शंकु निकाल के बाहर कर दो। शंकु निकाल के बाहर कर दो तो ये बचा, केवल यही बचा ना। ये कितने हिस्से होते हैं? 1, 2, 3 और 4 हिस्से होते हैं। खैर, हिस्सों के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, जब बेसिक पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। यहां हमारे पास इस हिस्से को शंकु निकालकर जैसे ही हमने अलग कर दिया तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बेटा ये वाला एरिया बचेगा। देख पा रहे हैं आप लोग? ये वाला एरिया बचेगा, और इसी का वो क्या जानना चाह रहे हैं? इसी का वो आयतन जानना चाह रहे हैं। आयतन ही जानना चाह रहे हैं ना। देखिए, शेष ठोस का आयतन ज्ञात करिए। यानी जहां मैंने ग्रीन कर रखा है, ये ग्रीन वाला एरिया, जरा बताइए क्या होगा? ट्राई करिए, क्या करेंगे? तो शेष भाग का आयतन बराबर बेलन का आयतन। क्या लिखेंगे? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, माइनस, माइनस कर देंगे किसको? जो निकाल के बाहर कर दिया। क्या निकाल के बाहर कर दिया? वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, इसको बाहर कर दिया। अब बेलन का आयतन क्या होता है? तो सर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस शंकु का आयतन क्या होता है? हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, हाफ ऑफ नहीं, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, मैंने वही आर और वही एच क्यों लिखा? क्योंकि इसने लिख रखा है ना कि आर और एच तो वही होगा, कुछ बदलना ही नहीं है, इनको माइनस ही करना है आपस में। तो जब इनको आपस में माइनस ही करना है तो पाई ले लेते हैं अपन बाहर। जैसे अपन ने पाई ले लिया बाहर, 22/7। अच्छा, ये है किस फॉर्मेट में? आंसर किस फॉर्मेट में है? ये पाई के फॉर्मेट में ही है। ऑप्शन इसके दबे हुए हैं, है ना? मेरे को यहाँ दिख रहा है, आपका वाटरमार्क चल रहा होगा। पाई को नहीं सॉल्व करना है, आंसर पाई के फॉर्म में ही देना। ये सब ऑप्शन से आप लोग डिसाइड कर लेना, ठीक है? तो अपन पाई ले लेते हैं, कॉमन बाहर ले लेते हैं और इसको सॉल्व नहीं करते। आर स्क्वायर, आर कितना है ये देखिए 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय कितना? h यानी कि 9। ये एक हिस्सा हो गया, माइनस अगले हिस्से पे चलते हैं। 1/3 ऑफ आर स्क्वायर 25 इंटू
9, 9 से कितनी बार चला गया ये? 3 बार चला गया 9, है ना। यहाँ कितना हो गया भाई? पाई अपने पास कॉमन में है, ये 225 माइनस 75 हो गया। तो कितना हो जाएगा भाई ये? जब 75 हो जाएगा, 225 में अपन को घटाना है, तो अपन ने सीधा सीधा 100 घटा दिया, तो 125 में 25 जोड़ दिया तो 150, आप देख लो। तो 150 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा? जो बचा हुआ जो ग्रीन एरिया है वो हो जाएगा। तो कभी भी जब किसी एक आकृति से दूसरी आकृति काटकर अलग कर दी जाती है, तो शेष भाग का जब आपसे आयतन पूछा जाता है, तो ध्यान क्या रखना है कि पूरी बड़ी आकृति के आयतन में जो कटी हुई आकृति है उसका आयतन घटा देंगे, तो जो शेष आकृति बची है उसका आयतन मिल जाएगा। डन। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा ये, बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई के बीच का अनुपात 1:3 है। यानी कि अगर रेडियस 1 r है तो जो ऊंचाई है वो 3r होगी या 3x होगी, और उसका आयतन जो है वो 648 पाई है। उसका घुमावदार सतह, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया था। घुमावदार सतह, घुमावदार सतह का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। घुमावदार सतह का मतलब कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ को घुमावदार सतह कहते हैं। घुमावदार सतह किसे कहते हैं? वक्र पृष्ठ को कहते हैं। तो आइए वक्र पृष्ठ निकालने चलते हैं भाई। r बराबर x, तो भाई h बराबर 3x। क्लियर है? क्या दिया है भाई? आयतन दिया है, पाई के फॉर्मेट में ही रखना है। आयतन होता है बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर। h इक्वल्स टू हाउ मच? कितना दिया है भैया? 648। कितना दिया है? 648 पाई। पाई से पाई क्या हो लिया? खत्म हो लिया भाई, है ना। और यहां पर देखिए r स्क्वायर यानी x स्क्वायर। डन है। यहां 3x इंटू 3x इक्वल्स टू 648। 3 से गया, 3 से 2 बार और 3 से 16 बार। यहां देखिए x का क्यूब इक्वल्स टू 216। x का क्यूब इक्वल्स टू 216। तो x का मान कितना होगा? x का मान होगा बेटा 6। x का मान कितना होगा? x का मान होगा 6। डन। अब x का मान आ गया। x का मान जब आ गया भैया, तो इसका मतलब है r का मान आपके 6 आ गया, और h का मान कितना आ गया? h का मान 6 इंटू 3 18 आ गया। ये काम हो गया। अब कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH। 2 पाई RH कर्व सरफेस एरिया, घुमावदार पृष्ठ। अच्छा, इनका दोनों का डायरेक्ट रिलेशन होता है, बेसिक क्लास में मैं वो भी बताता हूँ और जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, है ना। इसका जो आयतन होता है वो हाफ ऑफ कर्व सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाई आर भी होता है। हाफ ऑफ कर्व सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाई आर भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो कर्व सरफेस एरिया है वो कैसे बनता है उसकी जानकारी भी मैं आपको मेन क्लास में दूंगा, तो ये सब निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर आइए, 2 पाई RH। पाई तोड़ना नहीं क्योंकि आपके सारे जो ऑप्शन है वो पाई के फॉर्मेट में है। 2 पाई R कितना है? R आपका निकला है 6 इंटू H कितना निकला है? 18। तो यहां से 18 इंटू 6 108, 108 इंटू 2 216 पाई वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा 216 पाई। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भैया? दो शंकुओं का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दूसरे का तिगुना है। इनकी तिर्यक ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें यदि उत्तरार्ध शंकु की त्रिज्या पहले वाली शंकु से दोगुनी है। यहां दो शंकु का वक्र लिखा है, यहां एक होना चाहिए। एक शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दूसरे का जो है वो तिगुना है। इसकी तिर्यक ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें, इन दोनों की
स्लेंट हाइट का रेशियो ज्ञात करना है यदि उत्तरार्ध यानी बाद वाले शंकु की त्रिज्या पहले वाले शंकु की त्रिज्या से दोगुनी है। आप ट्राई करें एक बार। वक्र पृष्ठ ऑफ कोण, देखिए एक शंकु पाई R1 L1, वक्र पृष्ठ पाई RL होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है बेटा? पाई RL। तो पाई R1 L1, इसका क्या होगा? पाई R2 L2। और क्या दिया है रेशियो? रेशियो दिया है पहले का दूसरे का तिगुना है, 1:3, 1:3, यही दिया है ना भाई। ये वाला जो है इसका 3 गुना है, तो यही रेशियो बना ना, 1/3। क्लियर है भाई? एक शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दूसरे का 3 गुना है, तो जब दूसरे का 3 गुना है तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है ना? दूसरे का 3 गुना है तो उल्टा होगा। उल्टा होगा, कैसे उल्टा होगा? ऐसे, पाई R1 L1 इक्वल्स टू 3 ऑफ पाई R2 L2, ऐसा होगा। अब ये जब नीचे आएगा, पाई R1 L1 अपॉन पाई R2 L2 इक्वल्स, ये 3:1 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है वो? यदि उत्तरार्ध शंकु की त्रिज्या पहले वाली शंकु से दोगुनी है, दोगुनी है पहले वाली शंकु से, यानी कि 2R1 इक्वल्स टू R2 है, यानी R1 और R2 का जो रेशियो है R1 अपॉन R2, ये है 1/2। क्लियर है? तो यहां पर रख देते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया। R1 कितना है? 1, R2 कितना है? 2। क्लियर है? R1 कितना है भाई? R1 तो 1 हो गया ना, तो L1 बस बचा नीचे। R2 कितना है? 2, तो 2L2 बचा इक्वल्स टू 3:1। ये क्रॉस हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो क्रॉस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? L1:2 L2 इक्वल्स टू 3 दूनी 6:1। कितना हो जाएगा? 6:1। तो थोड़ा सा इनके बीच में रिलेशन बनाने में आपको ठीक तरीके से क्वेश्चन पढ़ना भी जरूरी है। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये लिखा है 6 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या वाले अर्धगोली कटोरे में रखे द्रव को बेलनाकार आकृति वाली बोतलों की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है में भरना है। कटोरे को खाली करने के लिए आवश्यक बोतलों की संख्या ज्ञात करें। मैंने बार बार बोला है, छोटी आकृतियों की संख्या बराबर। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि हमें खाली किसको करना है? कटोरे को। और कटोरा कैसा है? अर्धगोलाकार है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? यानी बोतलों का कुल आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन। भाई एक से खाली करके दूसरे में डालना है, तो जो रॉ मटेरियल होगा तो बराबर होगा ना। और रॉ मटेरियल क्या होगा? पानी। तो वो पानी जितना हमारे कटोरे में था वो पूरा का पूरा पानी हमारी बोतलों में जाएगा, तो सबके आयतन क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? उनके आयतन को करेंगे बराबर। अर्ध गोले का आयतन बराबर होगा, एक तो बोतल है नहीं, n बोतल है, n इंटू बोतल यानी बेलन का आयतन दिया है उन्होंने। बोतल कैसा है? बेलनाकार है। अब गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 2/3 पाई R क्यूब। ये गोले का आयतन होता है।
देखो पूरे गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये पूरे गोले का है। इसको आधा कर देंगे तो आधे गोले का आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, है ना। पूरे गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, आधे गोले का 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गई छोटी सी बात आपकी, तो ये नोट हो गया आपका। आइए अब हमारे पास वैल्यू है 6 सेंटीमीटर रेडियस है इसकी, 6 सेंटीमीटर रेडियस है किसकी, गोले की। तो भाई 2/3 इंटू पाई इंटू 6 का क्यूब। देखते हैं n इंटू बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। n इंटू है ना, n इंटू है, n इंटू है, क्लियर है। तो n इंटू पाई, आर कितना है, आर कितना है भाई, बोतल का आर कितना है 2, ऊंचाई 3, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 3, पाई से पाई हो गया अपना बेटा कैंसल। ठीक बात। अब यहां देखिए 3 से इसको देख लेते हैं, 2/3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर n इंटू 4 इंटू 3। यहां तक ठीक है। 4 इंटू 3 12, 6 इंटू 2 12, यहां से 3 दूनी 6, तो n इक्वल्स टू आपके आंसर हो गए 12। तो कितनी बोतलें लगेंगी उस पूरे कटोरे को खाली करने के लिए, कितनी बोतलें लगेंगी भाई, 12 बोतलें लगेंगी सर। कितनी, जैसे देखो ये कटोरा था, ये कटोरा था, इसमें पानी भरा था, इसमें क्या भरा था बेटा, इसमें पानी भरा था, इसमें पानी भरा था। इस पूरे पानी को खाली करना था, पूरे पानी को क्या करना था सर, खाली करना। किस में भरना था, बहुत सारी बोतलों में भरना था सर। कैसी बोतलें थी वो बेलनाकार बोतलें थी, यानी ये बोतलें थी, है ना, और ये सेम आकार की बोतलें थी सर। कैसी थी, सेम आकार की बोतलें थी। तो हमें ये पता लगाना था कि कितनी बोतलें हैं, तो इन सब बोतलों का जो आयतन है वो बराबर होगा। तो इन्हीं आयतनों को भी हमने इसमें रखा हुआ है, तो कितनी बोतलें लगेंगी वही वाली हमारी संख्या n कहलाएगा। बराबर हो गया। अगले सवाल पे आते हैं बेटा, अगले सवाल पे आते हैं, और अगला सवाल है ये, बहुत शानदार सवाल। एक गोले की त्रिज्या एक अन्य गोले की त्रिज्या की 1/4 है, अतः क्रमशः इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। सिंपल है, एक गोले की त्रिज्या एक अन्य गोले की त्रिज्या की 1/4 है, तो भैया R1 R2 मानने में क्या बुराई है। एक गोले की त्रिज्या एक अन्य गोले की त्रिज्या, एक अन्य गोले की त्रिज्या की 1/4 है। एक चौथाई, क्लियर है। तो यहाँ से R2 नीचे आ जाएगा, R2 नीचे आ जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो R1:R2 इक्वल्स टू 1:4। एक गोले की त्रिज्या एक अन्य गोले की त्रिज्या की 1/4। अब इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, यानी ये 1 यूनिट हो गया, ये R हो गया, और ये समझ लो 4R हो गया। ये R हो गया और ये कितना हो गया, 4R हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल आप गोले के रूप में जब जाते हैं, प्योर गोले के रूप में, तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ समान हो जाता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हो जाता है 4πr²। क्या हो जाता है, 4πr²। डन। तो पहले 4πr1², तो R1 कितना है, सिर्फ R, तो R² इज टू 4πr2²। R2² कितना है, 4 चौके 16, तो 4π से 16R² है, 4π से 4π कैंसिल, R² से R², तो 1:16 आपका आंसर हो जाएगा, 1:16। ये आपका जवाब होगा। क्लियर है बेटा। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। एक आयताकार बॉक्स
एक आयताकार बॉक्स जिसका आयाम यानी डायमेंशन, आयाम का मतलब क्या होता है बेटा, आयाम का मतलब होता है डायमेंशन। एक आयताकार बॉक्स का डायमेंशन 144, 180 और 192 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी वह रॉड जो बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को ठीक ठीक माप सके। जब कभी भी ऐसे सवाल आए तो पूरे के पूरे जितने भी डायमेंशन है उनका HCF निकाल देंगे, बात खत्म हो जाएगा सवाल। सिर्फ इतने में आप क्या निकाल देंगे, LCM 144, HCF 144, 180 और 192। इसका HCF निकालने का सबसे सटीक तरीका डिफरेंस मेथड। इसका डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे सर इसका डिफरेंस है 36। इसका डिफरेंस कितना है सर, इसका डिफरेंस तो 12 है। यानी जो HCF है वो या तो 12 होगा या 12 से कम होगा, या तो 12 होगा या 12 से कम होगा। डन। और ऐसे बड़ा से बड़ा होता है तो पहले चेक कर लो कि 12 15 बार इसको काट देगा, 12 बार इसको काट देगा, 12 एक कम 12, 7 2 12 छंग 72, दैट मीन्स आपका आंसर होगा 12 सेंटीमीटर। ये पहले ही नंबर पे 12 सेंटीमीटर आपको दिख नहीं रहा होगा, 12 सेंटीमीटर आंसर है इसका। क्लियर है। तो क्या निकाल देना है, HCF। HCF से याद आया, जब आप बेसिक फाउंडेशन बैच लेंगे तो HCF निकालने की भी भयंकर मेथड्स मैं बताऊंगा और कैसे क्विकली आप HCF निकाल लेते हैं वो भी डिस्कस करूंगा। क्लियर है। तो आपको अगर मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है तो फाउंडेशन बैच में शिफ्ट होना ही पड़ेगा। डन। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है बेटा आपका, क्या है अगला क्वेश्चन, दो वर्गों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है। दो वर्गों के, एक्चुअली एक घनों के होना चाहिए, है ना, दो वर्गों के नहीं, दो घनों के होने चाहिए, दो क्यूब्स के, दो घनों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। तो जो दो घन होते हैं उनके पृष्ठ क्षेत्रफल होते हैं 6a1 स्क्वायर, 6a1 स्क्वायर अनुपात 6a2 स्क्वायर इक्वल्स टू 9/16। 9/16। आप लोग 2 मिनट सॉल्व करिए इसको। डन। अब इसके बाद आप यहां से देखेंगे 6 से 6 हो गया है अपना कैंसिल, तो ये हो गया है a स्क्वायर, a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो a1 और a2 का जो रेशियो है, a1 और a2 का जो रेशियो है, दोनों तरफ स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट शिफ्ट हो जाएगा, यहां 3 होगा और यहां पर 4 होगा। यानी आप कह सकते हैं a1 3 यूनिट में है और जो a2 है वो 4 यूनिट में है। अब आपसे पूछा है इनके आयतनों का अनुपात, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। तो इनका जो आयतन होता है आपको मालूम है, आयतन क्या होता है, आयतन होता है a क्यूब। तो a क्यूब है तो a1 का क्यूब यानी 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, a2 का क्यूब यानी 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 4 का क्यूब आप कहेंगे सर 64 हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर होगा वो 27:64 हो जाएगा। क्लियर है। तो आज की जो अपनी क्लास रही वो इतने प्रश्नों की ही रही। कल इसके आगे के क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करवाना सिखाऊंगा, है ना। पढ़ते रहिए, सही तरीके से पढ़िए, उचित गाइडेंस का इस्तेमाल करिए, कंफ्यूज होने से बचिए और भ्रामक दुनिया में जाने से बचिए। सुनिए सबकी, करिए खुद की, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। कल से पेपर एनालिसिस भयंकर तरीके से शुरू हो जाएंगे और आप लोग जगह जगह जा करके पेपर एनालिसिस करके अपनी जो मूल स्ट्रेटजी है उसको बिगाड़ लें। पेपर स्ट्रेटजी आप देखिए, लेकिन पेपर स्ट्रेटजी देखने के साथ ही आप अपने जो मूल है, जो पढ़ाई का आपका मूल तरीका है, उसको आप खराब मत होने दीजिए। ठीक है, आपका यूनिक तरीका है, आप ठीक से अध्ययन करिए, रिलैक्स रहिए, लेकिन इतना भी रिलैक्स मत हो जाए कि आपकी जो परीक्षा है वो प्रभावित हो जाए, है ना। तो परीक्षा से पहले कुछ चीज़ें, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो एक बार रिवाइज करके आप जरूर जाइएगा।
नींद अच्छी लीजिएगा और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। इसी प्रकार एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेकर के मैं आपके बीच में इस पूरी परीक्षा के दौरान आता रहूँगा। आप लोग अध्ययन करते रहिए। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। अब आपकी हिंदी की क्लास होगी और हिंदी की क्लास आपके लिए बहुत कीमती है। आपकी पटवारी की परीक्षा में हूबहू प्रश्न एज इट इज़ पूछे जाते हैं जो हमारे द्वारा सर के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। क्लियर है ना? तो आप लोग उसको ठीक तरीके से देखिए, पढ़िए, अध्ययन करिए, रिवाइज करिए। साथ ही अपना प्ले स्टोर में वी विल एप्लीकेशन को डाउनलोड रखिए। हमारे कोर्स उसमें लॉन्च होने वाले हैं। हिंदी के भी कोर्स लॉन्च होने वाले हैं, जीएस के भी कोर्स लॉन्च होने वाले हैं और मैथमेटिक्स के भी। साथ ही जो हमारा टोटल कोर्स होता है जिसमें मैथ्स भी होती है, हिंदी भी होती है, जीएस भी होती है और साइंस भी होती है, उसका भी एक कोर्स हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।